हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं निकुंज जरीवाला एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेटिक साइंस इंस्टीट्यूट पे, जहां पे आपको सिखाया जाता है एनसीईआरटी से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, विथ ईच एग्जाम्पल, विथ ईच एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो आपको काम में आने वाला है आपके स्कूल एग्जाम्स में, जेईई एग्जाम में और नीट एग्जाम में, क्योंकि कंसेप्ट सर्वोपरि है। साथ में लेक्चर का नोट्स भी आपको दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पूरे साल कभी भी कहीं भी इन नोट्स को कर सकते हो रिवाइज। चलिए बच्चा लोग, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट में लिख देना कि आप कौन सा सिटी में से ये लेक्चर को देख रहे हो, ताकि हमें पता चले कि हम जो इतना एफर्ट डाल रहे हैं यूट्यूब पे, हमारी एफर्ट कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक बच्चों को मदद कर रही है। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ सूरत, गुजरात से। आप बताओ, आप ये लेक्चर कहाँ से देख रहे हो। ठीक है बच्चा, चल शुरू करा जाए। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लेक्चर नंबर 2। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के पहले लेक्चर में हमने सीखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के ग्राफ्स, एक्सेलरेशन के ग्राफ्स, डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ्स। अब बारी है बच्चा 3 बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसके ऊपर आपका काइनेमेटिक्स चलता है। यूजुअली देखिए, काइनेमेटिक्स में हम 3 तरह के मोशन ज्यादा पढ़ते हैं। उसमें पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं होता है। दूसरा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। एक्सेलरेशन कैसा होता है बच्चा? यूनिफॉर्म, इसका मतलब स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज होती है। Either speed will uniformly increase or it will uniformly decrease. That means there is uniform acceleration. And third and बहुत rare case where you have non-uniform acceleration. ये बहुत rare है, जिसमें आपको acceleration का कुछ equation दिया होता है और आपको कुछ पूछा होता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ कराऊंगा। चले बच्चा लोग, सबसे पहले अब इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के वो 3 इक्वेशन जो आप 9th में सीखे थे ना, वो एक बार वापस डिराइव करने हैं। तो हम कोई भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चा, फटाफट इसको पहले डिराइव करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से। तो हम एक ग्राफ बना लेंगे बच्चा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। लेट अस से स्टार्टिंग में वेलोसिटी था u, और ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होके पहुंच गया v तक। कितने टाइम में बच्चा? t टाइम में। तो t टाइम में ये वेलोसिटी u से बढ़ के कितना हो गया बच्चा? मेरे v हो गया। अब सबसे पहला हम यूज करेंगे इस vt ग्राफ का स्लोप, राइट। तो इस ग्राफ का बच्चा स्लोप, किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो बेटा y कोऑर्डिनेट पे कौन है? यहाँ पे वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ है? v। स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है? u। तो ये चेंज कितना हुआ बच्चा? इतना, v माइनस यू। तो y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया बच्चा? v माइनस यू। x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया बच्चा? टाइम जितना। तो ये v माइनस यू बाई टी क्या होता है? ये एक्सेलरेशन होता है ना भाई, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। मेरे होशियार बच्चों को पता ही है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो बेटा आपको पहला इक्वेशन प्यारा प्यारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना। u इस तरफ आ गया, t ऊपर आ गया। लो प्यारा प्यारा आपका पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो दूसरा इक्वेशन बनाते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा इस ग्राफ में? सो डिस्प्लेसमेंट बच्चा, डिस्प्लेसमेंट d हो जाएगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या हो जाएगा बच्चा? आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो पूरा आपका एरिया जनरेट हुआ है बच्चा, ये एरिया क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट है d। तो मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि दिस इज द काइंड ऑफ अ ट्रापेजियम। इसका एक साइड है u, ये वाला, और ये बड़े वाला साइज क्या है बेटा? v है, और ये डिस्टेंस क्या है? t है। तो अब सारे बच्चों को पता है कि ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है बच्चा? हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड u प्लस v इंटू टाइम t। अभी देखिए बेटा, यही आपका एक मेन इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पे
अब या तो एक बार u इक्वल टू वी प्लस एटी रख दो। हम क्या रख रहे हैं बच्चा, पहले हम रख रहे हैं u इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस एटी। पहला इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वी आर पुटिंग v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो क्या हो जाएगा बच्चा, इक्वेशन हो जाएगा d इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस v की जगह क्या रख देंगे बच्चा, u प्लस एटी इंटू हो गया t। अब इसको आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो इसको आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे बेटा, आपका जाना पहचाना फॉर्मूला d इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, d इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू एटी स्क्वायर, ये आपका जाना पहचाना बेटा सेकंड फॉर्मूला ऑफ द मोशन। ओके, अगर बच्चा मैं यहां से टाइम सब्स्टिट्यूट करूं, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई ए। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम सब्स्टिट्यूट करूं, टाइम की जगह में v माइनस यू बाई ए रखूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ इंटू यू प्लस वी। और बच्चा टाइम की जगह पे आप क्या डाल दोगे, v माइनस यू बाई ए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो बच्चा, आपका एक तीसरा जाना पहचाना इक्वेशन हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ad। तो बच्चा इन्हीं तीन इक्वेशन के सहारे आपने पूरा 9th का साइंस निकाला होगा। 9th में मोशन चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर, ग्रेविटेशन चैप्टर, वर्क एनर्जी चैप्टर, सब में यही फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स चले थे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके 3 फॉर्मूला मोशन की। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बच्चा जो आपको यूजुअली काम में आता है, बहुत काम में आता है, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग nth सेकंड। मतलब चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कटा, छठे सेकंड में कितना डिस्टेंस कटा, 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कटा। मैं ये नहीं कह रहा हूं 10 सेकंड में कितना कटा, मैं कह रहा हूं 10वें सेकंड पे। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, डायरेक्ट बच्चा हम फॉर्मूला याद रखेंगे इसका, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड। तो बेटा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो आप सीधा n का वैल्यू रख देंगे यहां पर। तो आपको n नंबर के सेकंड में अगर मुझे पूछा जाए भाई 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कटा है, तो मैं n का वैल्यू रख दूंगा 5। मुझे कोई पूछे भाई 15वें सेकंड पे कितना डिस्टेंस कटा है, तो मैं n का वैल्यू रख दूंगा 15। मुझे कोई पूछे टोटल 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कटा है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा टोटल डिस्टेंस का। 15वें सेकंड पर कितना डिस्टेंस कटा है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कटा है वो। तो बेटा इतनी सिंपल सी बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चा, ये तो बात हो गई 9th स्टैंडर्ड के डेरिवेशन की, 11th में भी दिया हुआ है तो करना तो मांगता है, जरूरी है। ओके, बट नाउ द थिंग इज, आपको यही सेम फॉर्मूला बच्चा वापस डिराइव करने हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, बट नाउ यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस। मेथड ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस मतलब डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ये सब करके आपको यही 3 फॉर्मूला वापस डिराइव करने हैं, क्योंकि अब आप 11th स्टैंडर्ड में हो। ठीक है, कोई नहीं, चलो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, स्कूल एग्जाम्स में तो बार बार पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो हम सिंपली लिखेंगे बेटा के, सपोज हमारा इनिशियल वेलोसिटी था u, पहले थोड़ा डेटा लगा दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी था u बच्चा, फाइनल वेलोसिटी हो गया t। सपोज इस फाइनल वेलोसिटी हो गया v। सपोज इसके लिए टाइम लगा t जितना, और पूरे मोशन में बच्चा एक्सेलरेशन था a जितना, और ये पर्टिकुलर जर्नी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है सपोज x जितना। तो हमें इन सारी क्वांटिटी को रिलेट करना है। तो बच्चा पहला फॉर्मूला, सबसे सिंपल फॉर्मूला जो हम बार बार पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, ये एक्सेलरेशन। तो बच्चा यहाँ पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a इंटू डी टी इक्वल टू डी वी। अब हम दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे टाइम का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो टाइम का लिमिट 0 से कितना लेना है t। यहाँ पे वेलोसिटी का इंटीग्रेट हो रहा है, तो वेलोसिटी का लिमिट क्या लेना है बच्चा, u से v, स्टार्टिंग से एंडिंग। अभी एक्सेलरेशन तो आपका यूनिफॉर्म है, उसको बाहर निकालो। तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा, t फ्रॉम 0 टू t। dv अकेला है, साथ में v वाला कोई टर्म नहीं है, तो dv का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, v फ्रॉम u टू v। चलो लिमिट रखो बच्चा, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट u। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया बच्चा। देखो at इक्वल टू v माइनस u, और व्हाट यू कैन राइट,
सीधा है लाइन, चलेगा चलो। और यू कैन राइट v इक्वल टू u प्लस ए टी। लो आपका पहला इक्वेशन देख लीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया पहला इक्वेशन। चल अब दूसरे इक्वेशन में बच्चा वापस यहीं से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, बट अब v की जगह रख देंगे u प्लस ए टी और फिर करेंगे इंटीग्रेशन। कुछ आई बात समझ में? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, समझो ध्यान से। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यूज करते हैं, चलिए। तो बच्चा वेलोसिटी v क्या होता है, dx बाई dt है ना। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, ये वेलोसिटी v। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है बच्चा, वेलोसिटी होता है। ठीक है चलो, अब हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, u प्लस ए टी। तो ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, v की जगह पर रख दिया मैंने u प्लस ए टी, दैट इज इक्वल टू dx बाई dt। चलो dt ले लो बच्चा ऊपर, यहाँ बचा dx। अब हम दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे टाइम के लिए इंटीग्रेट करना है, तो टाइम कितना है 0 to t। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटीग्रेट करना है, जो कितना है 0 से x, है ना। चलो बच्चा इंटीग्रेशन ध्यान से। हाँ, ये u बेचारा अकेला है, साथ में t नहीं है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक t उसके पास आ जाएगा। u अकेला है, इंटीग्रेट करोगे तो एक t आ जाएगा। अकेला है मतलब t पावर 0 है, इंटीग्रेट करोगे t पावर 1 हो जाएगा, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलो a तो कांस्टेंट है और t पावर अभी यहाँ पे 1 है, इंटीग्रेट करोगे तो पावर डबल हो जाएगा और पावर में नीचे 2 आ जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन का रूल पता है ना सारे बच्चों को, क्या रूल है इंटीग्रेशन का, बोलो बोलो। x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सिंपली पावर में एक प्लस करेंगे इंटीग्रेशन करते वक्त और उसी पावर को नीचे डिवाइड कर देंगे, तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट। जैसे कि t पावर 1 था, मैंने पावर में एक प्लस किया, उससे नीचे डिवाइड कर दिया। चलो अब इसकी लिमिट क्या है, 0 से t। ये dx अकेला है, साथ में x का कोई टर्म नहीं है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। लिमिट रखते, चलो अपर लिमिट क्या है बच्चा, t, एंड लोअर लिमिट 0 है, तो दोनों ही 0 हो जाएगा, सवाल ही नहीं है। चलो यहाँ अपर लिमिट है x एंड लोअर लिमिट है 0। तो देखो आपका दूसरा इक्वेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो दूसरा इक्वेशन आ गया आपका, आया कि नहीं? ठीक है, अभी तीसरा इक्वेशन, उसमें थोड़ा आपको चेन रूल यूज करना है। वी हैव अनदर स्पेस, नहीं है। चलो तीसरा इक्वेशन बच्चा, तीसरा इक्वेशन प्रूव करते हैं। ये मस्त है तीसरा इक्वेशन। सो बेटा वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं बच्चा, dv बाई dt। कोई ना तो बोले, लिख ही सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे dx को करेंगे मल्टीप्लाई। तो अब बच्चा ये dx बाई dt क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो हमारे पास एक इक्वेशन आया बच्चा, a इंटू, मैं dx ले रहा हूं ऊपर, ये dx बाई dt है v इंटू क्या है यहाँ पे dv। सो व्हाट वी हैव गॉट, a dx इक्वल टू v dv। समझ आई बात आपको? dx बाई dt है v, dv dx चला गया ऊपर। अब कर लो दोनों तरफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से लेके x तक, यहाँ पे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो रहा है u से लेके v तक, है ना। चलो ये तो यूनिफॉर्म में बाहर निकाल लेंगे बच्चा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में बाहर निकाल लिया हमने एक्सेलरेशन को। ठीक है, dx, साथ में x वाला टर्म नहीं है, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट होगी 0 टू x। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना है, v पावर 1 है, इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, पावर में एक प्लस, उससे नीचे डिवाइड, लिमिट है 0 टू v। चलो लिमिट डालेंगे बेटा a इंटू एक्स माइनस 0। पहले डालेंगे ऊपर लिमिट v स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस करके लोअर लिमिट u स्क्वायर बाई 2। 2 कॉमन निकल के ऊपर आ जाएगा बच्चा, आपका तीसरा इक्वेशन रेडी हो चुका है, 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लो आ गया आपका तीसरा इक्वेशन भी, राइट। तो इस तरह से आपको तीनों इक्वेशन डिराइव करने हैं। अब बच्चा यहाँ पे ये जो एक इंटरमीडिएट रिजल्ट आया है, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं जब एमसीक्यूज होते हैं तब। कौन सा रिजल्ट बच्चा, ये वाला रिजल्ट, के a इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स, दिस वन, a इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो बच्चा इसको ना अच्छे से आप ध्यान में रखना,
बहुत अच्छे से इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये रिलेशन से जब भी आपको v और x का रिलेशन दिया हो, जब भी आपको a और x का रिलेशन दिया हो, तब हमेशा इस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। हाँ, अगर v और t का रिलेशन दिया हो, a और t का रिलेशन दिया हो, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से काम आपका हो जाएगा, अगर टाइम का रिलेशन दिया हो तो। बट अगर रिलेशन है x के साथ, तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि a इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। आई बात समझ में? कुछ आपको कुछ हो रहा है क्लियर? चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कुछ टाइम के पहले के पेपर में था, नीट में। क्वेश्चन ऐसा दिया था कि वेलोसिटी इक्वल टू सपोज x इंटू 2n। मैं अभी रैंडमली क्वेश्चन बना रहा हूँ, बीटा इंटू एक्स रेस टू 2n। ऐसा एक आपको इक्वेशन बना के दिया हुआ था। मैं डर गया, वहां जो लाइट थी ना वो गिरी। रुको आता हूँ। चले, लाइट मैंने फिक्स कर दिया है, अब स्क्रू टाइट करना था, उसमें गिर जा रहा था बार बार। ओके चल, अगर ऐसा आपको रिलेशन दिया है, अब आप देखो यहाँ पे रिलेशन है आपका बच्चा v और x का। v और t का रिलेशन तो है नहीं। अगर v और x का रिलेशन है तो एक ही इक्वेशन से आपकी मदद हो सकती है, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब देखो v ऑलरेडी आपको दिया है बीटा इंटू एक्स रेस टू 2n, और यहाँ पे करना है आपको d बाई डी एक्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या दिया है? b इंटू एक्स रेस टू 2n। अब आपको डिफरेंशिएट करना आता ही होगा, बीटा बीटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर, एक्स रेस टू क्या है 2n। चलो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन का रूल, पावर आगे आएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा। ऐसा ही करते हैं ना डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ गया 2n और पावर में एक माइनस हो गया। तो देखो आपका इक्वेशन ऐसा बन गया 2n बीटा स्क्वायर एक्स रेस टू 4n माइनस 1। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन। समझे बच्चे? ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। जब भी आपको v और x का रिलेशन दिखे या a और x का रिलेशन दिखे, तब की ये बात है, तब आपको इस तरह से करना है। मैं आपको और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ a और x के रिलेशन का। सपोज बेटा आपको ऐसा दिया है a इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7। तो देखिए यहाँ पे आपको रिलेशन दिया है बच्चा a और x का, दिखा आपको a और x का रिलेशन है। तो फिर एक ही क्वेश्चन से आप सब कर सकते हो, a इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो बेटा dx ऊपर ले लो, तो a dx इक्वल टू हो गया v dv। एक ही जगह जो इक्वेशन दिया है रख दो बच्चा, 3x स्क्वायर प्लस 7 dx इज इक्वल टू वी dv। अब कर लो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, क्योंकि dx dv दिख रहा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स क्यूब बाई 3। 7 बेचारा अकेला है, इंटीग्रेशन में एक x मिल जाएगा उसको। v का इंटीग्रेशन, v पावर 1 है, क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। तो देखो ये आपका एक रिलेशन बन गया वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पर आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 7 टू 14x। ये v का स्क्वायर था तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट लग जाएगा। तो देखो ये v और x का रिलेशन बन गया। तो ये इक्वेशन बेटा आप खास ध्यान रखना कि जब भी आपको x के साथ रिलेशन दिया हो किसी भी क्वांटिटी का, तो आपको, वैसे जनरली x के साथ रिलेशन होता नहीं है किसी का, होता है तो बहुत डेंजर होता है। एनीवेज, जब भी आपको v और x का रिलेशन दिया हो तो आपको ये वाला इक्वेशन यूज करके आंसर लाना है। ओके बच्चा, ध्यान रखना एमसीक्यू में। हाँ, ये चलिए तो मैं आपको आगे ले चलता हूँ बच्चा। अब कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम। देखो क्या कहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। हाँ हाँ हाँ, जमीन से नहीं फेंका है ऊपर, आपने कहाँ से फेंका है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टेरेस से आपने बॉल को ऊपर फेंका है। मतलब कुछ ऐसा है सिचुएशन। कितना हाइट है? देखो बिल्डिंग का हाइट दिया आपको 25 मीटर, राइट। सो बिल्डिंग का हाइट है 25 मीटर। तो बच्चा ये 25 मीटर के हाइट से आपने एक बॉल को ऊपर फेंका विद द स्पीड ऑफ u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। 20 है, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपको आंसर देना है हाउ हाई द बॉल विल राइज, बॉल कितने हाइट तक जाएगा, और दूसरा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड, कितने टाइम में ये बॉल जमीन पर टकराएगा, ये भी आपको बताना है। चलिए हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पे पूरे मोशन में हु विल प्रोवाइड द एक्सेलरेशन। सो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी। कितना वैल्यू दिया है ग्रेविटी का? 10। किस तरफ लगेगा बच्चा ग्रेविटी? नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी क्या लेनी पड़ेगी आपको? नेगेटिव, राइट।
अब सबसे पहला फाइंड करते हैं बॉल कितने हाइट तक जाएगा। सो बच्चा देखो, वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, मतलब ये वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। और देखो, आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो वो कुछ हाइट तक जाएगा। देखो, वो कुछ हाइट तक जाएगा, वापस गिरेगा, कुछ हाइट तक जाएगा और वहां से वो नीचे आ जाएगा। तो जब वो टॉप पे पहुंच रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बेटा सबको पता है, कोई नई बात है नहीं। सो वी सिंपली राइट हियर एट मैक्सिमम हाइट, पहला आंसर, एट मैक्सिमम हाइट मोमेंटरीली ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अब ये v क्या होता है, u प्लस ए टी। अब व्हाट यू वांट टू फाइंड, यू वांट टू फाइंड कितना डिस्टेंस होगा, वो पूछा है ना। तो वी यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ad। चलो टॉप के ऊपर बेटा स्पीड कितना हो जाएगा, 0। आपने फेंका कितने स्पीड से था, 20। एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, ग्रेविटी, कितना वैल्यू, -10। ये डिस्टेंस क्या होगा, कितना ऊपर जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, हाइट h। तो ये हो गया बच्चा आपका -400 इज इक्वल टू -20 इंटू एच। तो वो कितना हाइट पकड़ेगा टेरेस से, 20 मीटर। 20 मीटर कहाँ से, फ्रॉम जहाँ से आपने उसको छोड़ा था, मतलब फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वॉज थ्रोन। ग्राउंड से कितना हो जाएगा बच्चा, बता तो, चल बोल बोल फटाफट, ग्राउंड से कितना हो जाएगा। तो ऑलरेडी बिल्डिंग कितना ऊंचा था, 25 मीटर था, और यहाँ से बॉल और कितना हाइट पकड़ा, 20। तो ग्राउंड से क्या हो जाएगा, 25 प्लस 20, 45 मीटर। दैट इज हेंस h इक्वल टू 45 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। स्पेसिफाई कर लेने का जब भी आप आंसर लिखो ना, कि आपने आंसर कहाँ से लिखा है बना के, है ना। चलो अब आपको ये भी पूछा है कि बॉल कितने टाइम में रिटर्न आएगा, हाउ लॉन्ग इट विल बी टेकिंग टू हिट द ग्राउंड। अब ये दो तरह से आप कर सकते हो। जैसे पहला वे है कि आप ये फाइंड करो कि बॉल कितने टाइम में टॉप पे जाएगा, और फिर फाइंड करो कि टॉप से नीचे कब आएगा। बट हम ये हजामत नहीं करेंगे, हम दूसरा सिंपल मेथड करेंगे। सो आई विल राइट हियर, व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड, व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड, बोलो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल व्हेन इट हिट द ग्राउंड। तो देखिए, आपने बॉल छोड़ा कहाँ से था, यहाँ से छोड़ा था आपने। मैं यहाँ पे एक फिगर बना दो अलग से, चलो बना देते हैं आपके लिए एक अलग से फिगर बच्चा। तो ये टावर है, राइट, जिसका हाइट है 25 मीटर। हमने बॉल यहाँ से ऊपर फेंका था विद स्पीड ऑफ 20, राइट। बॉल ने ऐसे मोशन किया होगा और यहाँ से कहाँ गिरा होगा, वो जमीन पे, राइट। तो बोलो बेटा बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट में हम मात्र क्या देखते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था और एंडिंग कहाँ पे हुआ है। डिस्प्लेसमेंट में रास्ता नहीं देखना है आपको, खाली स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट में अपने स्टार्टिंग पॉइंट ये था और ये था आपका एंडिंग पॉइंट। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ ना, रास्ता थोड़ी देखना होता है। डिस्प्लेसमेंट में खाली क्या देखना है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो बच्चा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, खाली स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट कितना दूर है, 25 मीटर। और ये किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या लगा देंगे, नेगेटिव, राइट। तो बेटा जब बॉल जमीन पे टकराएगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चा, 25 मीटर नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट में हम रास्ता देखते नहीं है। चलो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना था बच्चा, 20 मीटर पर सेकंड। किस तरफ था, ऊपर की तरफ, तो प्लस। एक्सेलरेशन कितने दिया, ग्रेविटी ने, कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। किस तरफ होगा, नीचे, तो माइनस। अब सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। कितना डिस्प्लेसमेंट है बच्चा, -25। यू कितना था, 20 इंटू टी। एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, -10 इंटू टी स्क्वायर। 5 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका -5 इज इक्वल टू 4t। ये 5 निकल चुका है, माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स वी हैव टी माइनस, चेक करो तो इक्वेशन एक बार बच्चा, 5 माइनस रहेगा, है ना। ये दोनों इस तरफ आए ना, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपके फ्रैक्शन हो जाएंगे बच्चा t माइनस 5 एंड t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आंसर मिला t इक्वल टू 5 सेकंड और दूसरा आंसर मिला t इक्वल टू -1 सेकंड। यहाँ से क्या t -1 होता है कभी, टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, मतलब ये आंसर गलत है। तो आपका सही आंसर क्या है बच्चा, सही आंसर है आपका t इक्वल टू 5 सेकंड।
तो इतने टाइम में बच्चा ये बॉल जमीन पे टकरा जाएगा। बोलिए आ रही है बात समझ में सबको? सेकंड केस क्लियर? मैंने बहुत क्लियरली यहाँ सब कुछ लिख दिया और यही नोट्स आपको मिल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना बच्चा? बहुत कीमती है ये नोट्स आपके लिए, फटाफट आप रिवीजन कर पाओगे। कहीं बाहर गए हो और आपको ऐसा मन हो गया कि चलो थोड़ा बहुत लेक्चर रिवाइज कर लेते हो, तो फटाफट आप एप्लीकेशन में जाके तुरंत ही अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, है ना? चलो बच्चा, लोग तो आपके पास 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये भी मांगते हैं, हम तो आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर फ्री में दे रहे हैं सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉल, डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। अब इसमें खाली आप फॉर्मूला याद रखो कि सपोज मान लीजिए ये ग्राउंड है और हमने h हाइट से ऑब्जेक्ट को खाली छोड़ दिया है, छोड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0, राइट? कितना हाइट से हमने उसको छोड़ा है? h हाइट से। कैपिटल करें इसको, चलो कैपिटल करते हैं। हमने कितने हाइट से छोड़ा उसको? h हाइट से हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है? चलो हमें दो चीजें फाइंड करनी है। पहली फाइंड करनी है हमें कितने टाइम पे ये जमीन पे टकराएगा, और जब टकराएगा तब उसका स्पीड क्या होगा, राइट? तो बड़ा सिंपल सा है, टाइम टू स्ट्राइक्स द ग्राउंड I'll simply use the formula d equal to ut plus half into at square। चलो गिरने के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना करना है? h जितना नीचे की तरफ। स्टार्टिंग स्पीड तो हमने दिया नहीं था। एक्सेलरेशन कौन देगा? ग्रेविटी नीचे की तरफ। चलो आपका पहला आंसर आ गया 2h/g का अंडर रूट। तो क्या हो गया बच्चा? ये हो गया आपका टाइम का इक्वेशन। पहली बात समझ ली आपने? कितने स्पीड से टकराएगा? चलो स्पीड टू स्ट्राइक द ग्राउंड, राइट? तो कैन आई यूज द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ad। ये फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। इनिशियल था 0, एक्सेलरेशन दिया है ग्रेविटी ने नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे की तरफ h जितना। तो मुझे मिल गया बच्चा v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो लो वेलोसिटी कितनी होगी जब ऑब्जेक्ट नीचे टकराएगा? तब अंडर रूट 2gh। इसको आप ऐसा फॉर्मूला बच्चा याद रख लो, रट लो इसको कि जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा कितने टाइम में गिरेगा? अंडर रूट 2h डिवाइड बाई g। और वो कितने स्पीड से टकराएगा? अंडर रूट 2h इंटू जी। टाइम अंडर रूट 2h बाई जी, राइट? एंड स्पीड अंडर रूट 2h इंटू जी। अब उसी तरह से जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो अब वो भी एक फॉर्मूला याद रख लो। व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन अप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप, राइट? जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो बच्चा विथ सम स्पीड u, तो टॉप में पहुंचने के उसको कितना टाइम लगेगा बच्चा? टॉप में पहुंचने के उसको टाइम लगता है u/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम तक वो हवा में रहेगा? दैट इज 2 इंटू u/g। कितना हाइट वो गेन करेगा u स्पीड से फेंकने पे? दैट इज u स्क्वायर बाई 2g। बस ये फॉर्मूला इतने आप याद रख लो, आपके एक एक मार्क के एमसीक्यूज में बहुत काम आएंगे कि जब ऑब्जेक्ट को u स्पीड से उछाला जाएगा तो टॉप पे पहुंचने में उसको टाइम लगना है u/g, टोटल जमीन पे आने में टाइम लगना है 2u/g, एंड द हाइट विच इट विल अचीव is u square by 2g. These things you should remember to solve your MCQs, to solve your 1 mark question, 1 liner questions quickly. Okay बच्चे, चलो क्या आ रहा है नेक्स्ट? Let's see this. चलिए बच्चा, अगला सवाल आपको देखना है। गैलीलियो ने एक रिजल्ट दिया था। क्या कहा था गैलीलियो ने? ऐसा कहा था कि जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तब हर एक एक सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा या इक्वल इंटरवल में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा उसका रेशियो होगा 1/3/5/7/9 सो ऑन। मैं आपको सिंपली इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है बच्चा। सपोज आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा, ये उसका पोजीशन है, टाइम t इक्वल टू 0। छोड़ा है हमने ऑब्जेक्ट को, ठीक है? चलो t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे गिर गया। कितना टाइम के बाद बच्चा? t टाइम के बाद, राइट? तो टाइम t इक्वल टू t के ऊपर उसने कितना डिस्टेंस काटा है बच्चा? ऑब्वियसली हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, है ना? u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। चलो
अगर वो गिरते गिरते 2t टाइम के ऊपर यहाँ पे आ गया तो अब उसने टोटल कितना डिस्टेंस काटा होगा, हाफ इंटू जी इंटू 2t²। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका 4 टाइम्स हाफ इंटू GT²। ये 2² मैंने 4 बाहर ले लिया और कुछ नहीं करा है, ठीक है। चलो सिमिलरली एक और t टाइम दे दो इसको, तो t इक्वल टू 3t टाइम के बाद वो कहाँ होगा बच्चा, हाफ इंटू जी इंटू 3t²। तो 3² 9 बाहर निकाल लो, क्या बचा बच्चा, हाफ इंटू GT²। चलो एक और इसको t टाइम दे दो बच्चा, तो 4t टाइम के बाद वो कहाँ पे होगा बच्चा, हाफ इंटू जी इंटू 4t²। 4² 16 बाहर निकाल लो, एंड इट गोज लाइक दिस। इसके बाद क्या आएगा, मेरे होशियार बच्चों को पता है कि इसके बाद आएगा 16 के बाद आएगा 25। सबका स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है, देखो 1² कुछ नहीं है, मतलब 1² 2² 3² 4² 5²। तो देखो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस काटा बच्चा इसने, तो कितना डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस हो गया आपका पहले सेकंड का डिस्टेंस। हाँ, पहले वो 0 पे था, वहां से एक बार हाफ GT² पे आया तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा, हाफ GT²। अब एक और t इंटरवल के बाद उसने टोटल उतना ये डिस्टेंस कवर किया, ये तो बच्चा टोटल डिस्टेंस है उसका। हाँ राइट, तो उसने एक इंटरवल के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये 4 है और ये 1 है, 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हाफ इंटू GT²। चलो एक और t इंटरवल के बाद उसने कितना डिस्टेंस काटा बच्चा, तो ये 9 था, देखो 4 से होते हुए टोटल 9 पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितना कटा, 9 - 4 5 इंटू हाफ GT²। फिर देखो बच्चा वो 9 से होते हुए डायरेक्ट 16 पे पहुंच गया, मतलब अब इस t इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस काटा है, 7 इंटू हाफ GT²। फिर देखो बच्चा वो 16 से होते हुए डायरेक्ट 25 पे पहुंच गया, तो उसने अब कितना डिस्टेंस काटा बच्चा, 9 इंटू हाफ GT²। तो बस यही गैलीलियो ने कहा था कि हर इक्वल इंटरवल में फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका रेशियो होगा बच्चा, देखो इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, 1/3/5/7/9। तो यही है गैलीलियो का स्टेटमेंट, जो आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। ये रहा उसका स्टेटमेंट। समझे बच्चा क्या करा, पहले एक t टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कटा, हाफ GT²। टोटल 2t में कितना डिस्टेंस कटा, हाफ इंटू जी इंटू 2t²। टोटल 3t में कितना डिस्टेंस कटा, हाफ इंटू जी इंटू 3t²। टोटल 4t में कितना डिस्टेंस कटा, हाफ इंटू जी इंटू 4t², एंड सो ऑन। तो अब एक एक इंटरवल का डिस्टेंस निकालो, तो पहले t इंटरवल में 1 - 0 1 इंटू हाफ GT²। दूसरे इंटरवल में उतना डिस्टेंस कटा, t से लेके 2t टाइम में, मतलब t इंटरवल में 4 - 1 3 इंटू हाफ GT²। नेक्स्ट t इंटरवल में 9 - 4 5। नेक्स्ट t इंटरवल में 16 - 9 7। नेक्स्ट t इंटरवल में 25 - 16 9। दिस इज व्हाट यू वांट टू प्रूव। ओके, चलो अगला क्वेश्चन एंड लास्ट थियरी टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। चैप्टर खत्म हो गया, देखो इतना सा चैप्टर बना दिया है, सब निकाल दिया इन लोगों ने, अच्छी अच्छी चीजें थी इस चैप्टर में। चलो स्टॉपिंग डिस्टेंस, देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, आप जब गाड़ी चलाते हो तो कुछ ऑब्स्टेकल आता है तो ब्रेक मारना पड़ता है। ब्रेक मारते ही गाड़ी तुरंत नहीं रुकती है, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद हमेशा गाड़ी रुकती है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। सिंपल फॉर्मूला बच्चा हम अप्लाई करेंगे, v² - u² इक्वल टू 2ad। ठीक है, अब गाड़ी फाइनली तो रुक जाएगी, सो फाइनल वेलोसिटी क्या लेना है, 0। चलो ब्रेक मारने से पहले अगर वेलोसिटी था u, और ब्रेक मारोगे तो डी एसेलरेट होगा गाड़ी, तो एसेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो गया बच्चा आपका फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, u² / 2a। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज सिंपली डिफाइंड एज distance traveled by vehicle, distance traveled by vehicle after brakes are applied before coming to stop। राइट, दिस इज सिंपली कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या पता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। मतलब आपका जितना वेलोसिटी ज्यादा होगा ना, उसके स्क्वायर के हिसाब से आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस लगना है। मतलब क्या पता है, मतलब ये कि अगर कोई गाड़ी 10 की स्पीड पे चला रहा है और दूसरा गाड़ी 40 की स्पीड पे चला रहा है, तो देखो उनके स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, d/10 डिवाइड बाई d/40। तो d/10 10², d/40 40²,
कितना हो जाएगा पता है? 1/4 का स्क्वायर दैट इज 1/16। मतलब जो 40 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है ना, उसकी गाड़ी को रुकने के लिए 16 गुना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कंपेयर टू जिसकी गाड़ी 10 की स्पीड पे चल रही है। तो इसीलिए कहा जाता है गाड़ी स्लो चलाइए, ड्राइव सेफ, क्योंकि जितनी आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी उतना गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, बिकॉज एवरी ब्रेकिंग सिस्टम है सर्टेन कैपेसिटी, राइट। ये जो दी एक्सेलरेशन है उसकी कुछ लिमिट होती है, वो उतना ही ब्रेक अप्लाई कर सकता है, बाकी डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग स्पीड के ऊपर। तो अगर गाड़ी बहुत स्पीड में है तो आप जाने वाले हो, लंबे जाओगे। नाउ द लास्ट वन इज रिएक्शन टाइम। ये एक बेकार सा क्वेश्चन है, कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं। तो सपोज ये एक रूलर है, ठीक है, एंड देयर इज समवन जिसको ये रूलर पकड़ना है ऐसे, मतलब छोड़ने के बाद ये जैसा वैसा फिगर बना, माफ कर लेना आप मुझे। तो देयर इज समवन जिसको ये रूलर को पकड़ना है, मतलब यहाँ से कोई रूलर को छोड़ेगा, इसको पकड़ना है। कितने टाइम में इसको हाथ बंद करना पड़ेगा अगर रूलर पकड़नी है तो? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, सपोज रूलर का लेंथ है d, और जब रूलर गिरेगा, राइट, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी तो कुछ होगी नहीं, बट ग्रेविटी की वजह से उसका एक्सेलरेशन आएगा। तो रूलर जब पूरा d डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, उससे पहले इसको अपने हाथ बंद करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो रूलर कितना डिस्टेंस काटेगा? d इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। रूलर कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ, माइनस d। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन कौन देगा? ग्रेविटी, नीचे की तरफ। तो देखो आपका रिएक्शन टाइम क्या आ गया बच्चा? रिएक्शन टाइम आ गया आपका t स्क्वायर इक्वल टू 2d/g। मतलब जो भी रिएक्शन टाइम है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2d/g का अंडर रूट। अगर इसने इस टाइम से ज्यादा टाइम लेके अगर हाथ बंद किया तो रूलर उसके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि रूलर को इतना d डिस्टेंस कवर करने में क्या टाइम लग रहा है? अंडर रूट 2d/g। तो इससे पहले इसको अपने हाथ बंद करने पड़ेंगे, दैट्स कॉल्ड रिएक्शन टाइम। आप अपने घर पे भी अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने भाई बहन के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि थोड़े डिस्टेंस से आप ऐसे रूलर को गिराओ एंड टेल देम टू कैच इट। देखो मैं भी एकदम एंड पे इसको पकड़ पाया, लाइक दैट। ये तो मेरे ही हाथ में दोनों है, इसलिए मुझे इजीली पता है कि मैं कब छोड़ रहा हूँ, कब हाथ बंद करना है। बट अगर पेन किसी और के हाथ में, देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू प्रॉब्लमैटिक। वो एक गेम भी आता है ना रिएक्शन टाइम का, बहुत सारे ऐसे रॉड्स लटके होते हैं और बारी बारी से रॉड्स गिरते हैं एंड यू हैव टू कैच इट, सारे पकड़े तो इनाम। ओके, तो दैट इज बेस्ड ऑन योर रिएक्शन टाइम। तो बच्चा चल यहाँ पे आपका काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, थियरी पोर्शन होता है कंप्लीट। मोटा मोटा थियरी पोर्शन में अगर बताए तो वो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट है, v इक्वल टू dx/dt, a इक्वल टू dv/dt, राइट। एंड देन यू हैव द कंसेप्ट ऑफ दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन फॉर्मूलास। अगले क्लास में इसका बात करेंगे बच्चा एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में। एक ही क्लास में सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।